तो नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी 8 फरवरी की वर्कशीट संख्या 164 बी। और इससे पहले हम वर्कशीट संख्या 164 ए कर चुके हैं जो हमारी हिंदी विषय की थी। अब ये हमारी वर्कशीट है ईवीएस की। डेट है 8 फरवरी 2021 और हमारी जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, यानी वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से एक्शंस हैं जिनसे जल दूषित होता है और ऐसी गतिविधियों को हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं। प्रश्न संख्या 1। आइए अब हम इन सवालों को पढ़ते हैं और इनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। नीचे हमें कुछ गतिविधियां दी गई हैं। गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज, एक्शंस हमें कुछ दिए गए हैं जिनसे जल दूषित हो रहा है। अब आप इन सब चित्रों को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला जो चित्र है उसमें कुछ लोग नदी के किनारे कपड़े धोते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड में एक लड़का है जो कचरे को डस्टबिन से नदी में डाल रहा है, यानी वाटर बॉडी में डाल रहा है। उसके बाद चित्र संख्या 3 में यहाँ कारखाने हैं और कारखानों से जो गंदा सामान निकल रहा है, जो उनका पॉल्यूटेड आइटम है, जो भी उनका वेस्ट मटेरियल है, वो सारा नदी में बहा दिया गया है। पॉलिथीन बैग में रख के सारा वेस्ट नदी में बहा दिया गया। उसके बाद है फोर्थ में सीवेज का वाटर है। सीवेज का वाटर होता है जो हमारी घरों से गंदा पानी निकलता है नालियों के थ्रू, पाइप्स के थ्रू, और उसके बाद वो सीवेज में से बहकर और नदी में मिला दिया जा रहा है। तो ये चारों चित्र में हमें दिखाया गया है कि कैसे वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अब आपको गतिविधियां को बताना है और लिखना है कॉपी में, और साथ में इन्हें कैसे हम रोक सकते हैं आपको वो भी बताना है। तो अब हम जान चुके हैं कि जल कैसे दूषित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूषित जल के बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। यानी अब देखो, वाटर पॉल्यूट हो रहा है तो उसके तो साइड इफेक्ट होंगे। अब उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे दूषित जल को पीने से बहुत से रोग हो सकते हैं, जैसे डायरिया अर्थात अतिसार। डायरिया का मतलब होता है जब लूज मोशन लग जाते हैं, वोमिटिंग और लूज मोशन एक साथ हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर पानी की बहुत कमी हो जाती है। यह रोग दूषित भोजन के खाने से अथवा दूषित जल के पीने से होता है। इसमें रोगी को लूज मोशन के कारण बार बार शौचालय जाना पड़ता है, सिर दर्द व शरीर में थकान भी महसूस होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स वही हैं जो अभी आपको मैंने बताए। और इसके साथ साथ सिर दर्द, शरीर में थकान, जब हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा वाटर उस बॉडी से आउट होता है तो उस सिचुएशन में पानी की कमी शरीर में हो जाती है, और पानी की कमी होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिसके कारण हम थकान महसूस करते हैं, सर दर्द हमें हो जाता है। अब डायरिया रोग के बारे में और अधिक जाने और रिंकू की कहानी पढ़ें। 2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही थी। वो बार बार शौच भी जा रहा था, यानी वॉशरूम भी जा रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर को सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रिंकू को डायरिया यानी अतिसार हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया कि रिंकू को ओआरएस दे। यदि ओआरएस उपलब्ध ना हो तो नमक और चीनी का घोल बनाकर पिलाती रहें, बिल्कुल हल्का खाना दें। इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ जाएगा और वो अच्छा महसूस करने लगेगा। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देशानुसार नमक चीनी का घोल पिलाया और हल्का खाना दिया। अब रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। तो यहाँ हमने जाना पहले कि डायरिया किस कारण होता है और डायरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी क्या क्या लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि डायरिया भी है। वैसे हमें सिचुएशन अगर बेकार है, यानी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है और टाइम हो गया है, यानी आप एक दिन देख सकते हो टैबलेट लेके, लेकिन आपको उसके बाद अगर सिचुएशन बहुत डाउन जा रही है तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमने जाना कि अगर किसी को डायरिया हुआ है तो उसको नमक और चीनी का घोल देना चाहिए और साथ में हल्का खाना देना चाहिए, तो उससे हम ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें बताया गया है कि आइए बच्चों, कहानी पढ़ने के बाद अब हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं।
नंबर 1 है, रिंकू को कौन सा रोग हुआ था? इस रोग के क्या लक्षण हैं? इस रोग के होने पर रोगी को क्या देना चाहिए? माँ ने रिंकू को किस चीज का घोल बना कर दिया? तो ये सारे वही प्रश्न हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, कहानी पे पढ़े, आपको इनके जवाब देने हैं। इसके साथ ही आपको अपनी ईवीएस की कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक में पेज नंबर 118 और 119 भी करना है। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को दूषित जल से होने वाली अन्य बीमारियों के बारे में बताएं और उस पर चर्चा करें। तो दूषित जल को पीने से और कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और जल को दूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अर्थ है, हमारे रिसोर्सेज हैं। अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे, हम इन्हें पॉल्यूट करेंगे, तो फिर इन्हें कौन सेव करेगा? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन चीज़ों को रोकें जो गलत चीज़ें हो रही हैं, और साथ में एक सस्टेनेबल अर्थ बनाएं। अर्थ को एक ऐसी जगह बनाएं जहां हम जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे पानी हो गया, क्लीन एयर हो गई, उसके साथ ही पेट्रोल डीजल, ये सारे जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं, अगर हम उन्हें यूज़ करें तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम उन सारों को यूज़ कर लें। यानी सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम भी यूज़ करें, लेकिन हम आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर चलें। क्योंकि अगर हमारी तरह जितना ज़्यादा यूज़ आज के टाइम में हो रहा है रिसोर्सेज का, अगर उतना ही हमारे पूर्वजों ने किया होता तो आज हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होती। तो हमें सस्टेनेबल चीज़ों का यूज़ करना है, यानी चीज़ों को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है ताकि हम भी यूज़ करें और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे। सो थैंक यू बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट ईवीएस सब्जेक्ट की, जिसका नंबर था 164B। थैंक यू।